हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर पे। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ा रही थी चैप्टर नंबर 3 इफ़ेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल। तो ये है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, देन हमने ब्रिटिश एंड मराठास के बारे में पढ़ा था, फिर हमने सब्सिडियरी अलायंस के बारे में पढ़ा था, जो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ कि सब्सिडियरी अलायंस क्या था। एक ट्रीटी थी जो इंडियन रूलर्स के साथ साथ साइन की थी, जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने ये एश्योरिटी दी थी इंडियन रूलर्स को कि वो उन्हें मिलिट्री हेल्प देगा, पर इसकी कुछ कंडीशंस थी। कंडीशंस ये थी कि इंडियन आर्मी को ब्रिटिश आर्मी को मेंटेन करनी पड़ेगी, साथ ही साथ उन्हें कैश देना पड़ेगा या फिर अपनी कोई टेरिटरी देनी पड़ेगी, और जो रूलर हैं वो किसी भी दूसरे रूलर के साथ अलायंस नहीं बना सकते और किसी भी रूलर के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर नहीं कर सकते जब तक ब्रिटिशर्स से परमिशन ना लें। फिर हमने छत्रपति प्रताप सिंह के बारे में पढ़ा था। फिर हमने स्टार्ट किया था इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया, जिसपे हमने ड्वेल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था। ड्वेल गवर्नमेंट भी मैं आपको जल्दी से रिवाइज करा देती हूँ। ड्वेल गवर्नमेंट क्या था कि ड्वेल गवर्नमेंट में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने सबसे पहले बंगाल में ड्वेल गवर्नमेंट की पॉलिसी अपनी इस्टेब्लिश की थी, जिसमें जो कंपनी रहेगी वो किसी भी स्टेट के रेवेन्यू कलेक्शन का काम करेगी, और जो भी उस प्लेस के रूलर रहेंगे, जैसे कि सबसे पहले बंगाल में इस्टेब्लिश किया था जो नवाब ऑफ बंगाल थे, उनका काम रहेगा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। इस पॉलिसी का इल इफ़ेक्ट था, क्या इल इफ़ेक्ट था कि जो भी पैसा था, मनी था, वो सारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ रहा था, और मोनोपोली ऑफ ट्रेड जो था वो कम्प्लीटली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ चुका था। नाउ हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री लॉज। According to Regulation Act of 1773, the Bengal governor came to be known as the Governor General. According to this act, Lord Warren Hastings became the Governor General of India. He got the right to control the policies of Mumbai and Madras provinces. A committee of 4 members was set up to assist him. तो ब्रिटिशर्स एक नया एक्ट लेकर आए थे जो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब जो बंगाल के गवर्नर थे उनका नाम हो गया गवर्नर जनरल, और ये जो नया एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, इसके हिसाब से जो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे वो हमारे इंडिया के गवर्नर जनरल हो गए, और उन्हें कंट्रोल मिल गया ओवर द पॉलिसीज ऑफ मुंबई एंड मद्रास प्रोविंसेस, और एक कमेटी सेटअप की गई 4 मेंबर्स की जो उन्हें असिस्ट करेगी। In 1784, Pitt's India Act was passed. The act provided for appointment of a permanent board of control for better regulation and management of affairs of the East India Company in India. In 1813, 1833 and 1853, new laws were passed by the parliament to make certain changes in the working of the company. अब 1784 को पिट्स इंडिया एक्ट पास हुआ। ये एक्ट ये प्रोवाइड करता था कि फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ परमानेंट बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर बेटर रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, कि एक बोर्ड स्टैब्लिश किया जाएगा। और कैसा बोर्ड रहेगा? परमानेंट बोर्ड रहेगा, मतलब हर साल या 5 साल में चेंज नहीं होगा। और वो जो बोर्ड रहेगा उसका काम रहेगा कि हमारी कंट्री में अच्छे से बेटर रेगुलेशन हो, अच्छे से रूल्स फॉलो हो, अच्छे से मैनेजमेंट हो ईस्ट इंडिया कंपनी का। 1813, 1833 एंड 1853 में बहुत सारे नए लॉज थे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पार्लियामेंट ने पास किए, जिसने जो कंपनी की वर्किंग थी उससे चेंज की। एक्चुअली यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पार्लियामेंट नहीं, जो इंग्लैंड की पार्लियामेंट थी वो वहाँ से हमारी कंट्री को रूल कर रही थी, तो उस पार्लियामेंट ने पास किए। In this way, there evolved an indirect control of the British government on the administration of East India Company. और क्योंकि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत सारे नए लॉज पास किए ईस्ट इंडिया कंपनी को जो फॉलो करने पड़ रहे थे, तो इस तरीके से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो भले डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी के करने हर चीज़ को, हर एडमिनिस्ट्रेशन को अपने अंडर से कंट्रोल कर रही थी। विद द इमर्जेंस ऑफ ब्रिटिश रूल, अ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम गॉट डेवलप्ड इन इंडिया. Civil services, military, police force and judicial system became the main pillars of British administration in India. और मैंने जैसे आपको
यदि आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स भी देखे होंगे तो मैंने हर जगह ये बात की है कि ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री पे आए, रूल किया, हमें एक्सप्लॉइट किया, हमें परेशान किया, बहुत सारी चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें की, पर बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हुई थी, बहुत सारे एडवांटेजेस भी थे ब्रिटिशर्स के हमारे कंट्री पे आने के। तो यही है, हमारी कंट्री में एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम स्टार्ट हुआ जहाँ पे सिविल सर्विसेज, मिलिट्री, पुलिस फोर्सेस, जुडिशियल सिस्टम, ये सारे मेन पिलर्स की तरह इंट्रोड्यूस हुए। जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था उन्हें पूरे तरीके से ये सारी चीज़ें ही संभालती थी। कमिंग टू सिविल सर्विसेज, टू स्ट्रेंथन द ब्रिटिश रूल इन इंडिया देयर वॉज अ नीड ऑफ ब्यूरोक्रेट्स. Lord Cornwallis introduced bureaucracy. Civil service became an important part of British government. He restricted the private trade carried out by the company officers, and for this purpose he increased their salary. तो अब हमारी कंट्री को रूल करने के लिए कुछ ब्यूरोक्रेट्स चाहिए थे, और लॉर्ड कॉर्नवेलिस जो थे उन्होंने हमारी कंट्री पे, मतलब ऑब्वियसली ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्यूरोक्रेसी इंट्रोड्यूस की। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था सिविल सर्विसेज, जो अब सबसे पहला लॉ जो लेकर आई वहाँ की ब्यूरोक्रेट, वो लेकर आई कि जो प्राइवेट ट्रेड कंपनी के ऑफिसर्स करते थे उन पे रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई। क्यों? फॉर दिस पर्पस ही इंक्रीज देयर सैलरी। क्यों लगा दी गई? क्योंकि ताकि वो कंपनी पे ज़्यादा ध्यान दे और ट्रेडिंग पे ना ध्यान दे। और वो एक्चुअली ट्रेडिंग पे क्यों ध्यान देते थे? पैसे के लिए। तो इसीलिए उनकी सैलरी भी बढ़ा दी गई। फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ही डिवाइडेड द ब्रिटिश ऑक्यूपाइड टेरिटरीज इनटू डिस्ट्रिक्ट्स. द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वॉज द चीफ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. अब क्या है कि 4 मेंबर्स, 5 मेंबर्स, या कह सकते हैं सेंटर में बैठे हुए लोगों का पूरे देश को संभालना, क्योंकि अब पूरे देश पे लगभग ब्रिटिशर्स रूल करने लगे थे तो बहुत मुश्किल हो रहा था। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि जो भी टेरिटरीज, एक्चुअली ब्रिटिशर्स नहीं, लॉर्ड कॉर्नवालिस जिन्होंने ब्यूरोक्रेसी इंट्रोड्यूस की थी, उन्होंने क्या किया कि हमारी कंट्री को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दिया, और जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था वो चीफ था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का. ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, गिविंग जस्टिस, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर. द ऑफिसर्स वर अपॉइंटेड थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नोन एज इंडियन सिविल सर्विसेज. अब ये जो हम कह रहे हैं, ये जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, चीफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो रिक्रूट किया जा रहा था, इसका काम था सबसे पहला रेवेन्यू कलेक्ट करना, लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना अपनी जगह पे. और जो भी ऑफिसर्स अपॉइंट किए जा रहे थे वो एक एग्ज़ाम के थ्रू, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, मतलब हर कोई वो एग्ज़ाम दे सकता है, और वो लोगों की नॉलेज के बेसिस पे लोगों को अपॉइंट किया जा रहा था, और उस एग्ज़ाम को कहा जा रहा था इंडियन सिविल सर्विसेज. Military and police force. The duty of military was to safeguard the British occupied regions in India, acquire new territories and break down any revolt against the British in India. To maintain law and order in the country was the duty of police force. तो जो मिलिट्री की ड्यूटी थी वो थी कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया की जो भी एरिया को एक्वायर करके रखा है, कैप्चर करके रखा है, उसे सेफ रखना, ताकि कोई भी लोकल रूलर या कोई भी फॉरेन इन्वेडर इन्वेजन ना कर पाए. नेक्स्ट था नई नई टेरिटरीज को कैप्चर करना, और साथ ही साथ कोई भी रिवॉल्ट यदि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कोई भी करता है तो उसे भी संभालना. अब और साथ ही साथ जो भी पुलिस फोर्स थी उसका काम था लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, मतलब जो भी लॉज, जो भी रूल्स ब्रिटिशर्स ने बनाए हैं वो सब फॉलो करें, ये मेक श्योर करवाना. Judicial system. The British established a new judicial system in India on the basis of judicial system in England. Every district had a civil and criminal court to solve the local cases. For reconsideration of their judgment, a high court was established. अब आज भी हमारी कंट्री में जो जुडिशरी है वो ब्रिटिशर्स के इस्टेब्लिश किए हुए जुडिशियल सिस्टम के बेसिस पे ही है. तो कैसा जुडिशियल सिस्टम था? ब्रिटिशर्स ने एक नया जुडिशियल सिस्टम हमारी कंट्री पे इस्टेब्लिश किया, जुडिशियल सिस्टम इन इंग्लैंड के बेसिस पे, कि हर डिस्ट्रिक्ट पे एक सिविल और क्रिमिनल कोर्ट होता था जो लोकल केसेस सॉल्व करता था, और यदि किसी को भी लगता कि उनका केस सही तरीके से सॉल्व नहीं हुआ है तो रिकन्सिडरेशन के लिए, दोबारा उस केस को सॉल्व करवाने के लिए हाई कोर्ट को भी इस्टेब्लिश किया गया.
Now, equality before law. In early times, law in India differed from place to place. There was difference in judgment on the basis of casteism. Under the leadership of Lord Macaulay, a committee was set up to create the code of law. The Indian Penal Code was enforced all over British India with British principle of equality before law. देखिए, एक और अच्छी चीज़ आई, कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं होता होगा, पर इसका हमारे कंट्री में इंट्रोडक्शन हुआ, यही बहुत बड़ी बात थी। तो नेक्स्ट ये चीज़ थी इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि लॉ के सामने सब इक्वल है। पहले क्या होता था हमारे कंट्री में, बहुत ही बड़ी कंट्री थी हमारी, तो इस कारण से जो अलग अलग प्लेसेस थे वहाँ पे अलग अलग लोगों के लॉ थे और कास्ट के हिसाब से जजमेंट होता था। पर लॉर्ड मैक्यूले के लीडरशिप के अंडर एक कमिटी सेटअप की गई, जिन्होंने कोड ऑफ लॉ, एक एक्ट इंट्रोड्यूस किया जो था इंडियन पीनल कोड आईपीसी, जो कि ब्रिटिश इंडिया में पूरी तरीके से फैला दिया गया, हर जगह इम्प्लीमेंट इन्फोर्स होने लगा, जो ब्रिटिश प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता था। But there were some defects in it. There were separate codes and different laws for the European. New laws were difficult to be understood by common people. Legal cases became an expensive affair for the community and the cases remained pending for years together. पर इन लॉज में कुछ प्रॉब्लम भी थी, जैसे कि मैंने आपको कहा कि बहुत सारे सेपरेट कोड्स थे हमारी कंट्री पे, लेकिन जो यूरोपियंस थे उनके लिए रूल्स लॉज बहुत अलग थे। नए लॉज को इंट्रोड्यूस कराया गया और नए लॉज समझना कॉमन पीपल के लिए बहुत मुश्किल था। जो लीगल केसेस होते थे, कोर्ट के थ्रू जो केसेस लड़े जाते थे, वो बहुत ही महंगे होते थे, जो हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता था। और एक एक केसेस सालों सालों तक क्या होते थे, पेंडिंग पड़े रहते थे, सॉल्व नहीं होते थे। तो ये सारे जुडिशियल सिस्टम के डिफेक्ट्स है जो आज भी हैं। हम नहीं कहेंगे, भले ही इनके टाइम का एक डिफेक्ट आज नहीं है कि किसी के लिए अलग लॉ नहीं है, इनके समय यूरोपियंस के लिए अलग लॉ थे, हमारे में ऐसा नहीं है। बट हाँ, ये चीज़ तो है कि केसेस सालों तक ही पेंडिंग पड़े रहते हैं और एक्सपेंसिव बहुत होते हैं। इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश. Since ancient times, there were invasions in India. Many invaders settled in India and were absorbed in the Indian culture. Even though they ruled here, they never made any changes in the basic Indian economic system. The Britishers were an exception. बहुत ही पुराने ज़माने से ऐसा होते जा रहा था कि इंडिया में इन्वेजन तो बहुत हुए थे, बहुत बाहर के लोगों ने अटैक किए थे, पर जो भी इन्वेडर्स हमारी इंडिया में रूल करने लग जाते थे, सेटल होने लग जाते थे, उन्हें इंडियन कल्चर बहुत अच्छा लगता था, वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाते थे और वो भले ही अपने लॉ के तरीके, रूलिंग के जो भी वेज थे वो अलग अलग लेकर आते थे, लेकिन इंडिया का जो इकोनॉमिक सिस्टम था उसमें किसी तरह का भी चेंज नहीं करते थे। पर ब्रिटिशर्स ऐसे नहीं थे, उन्होंने हर इकोनॉमिक सिस्टम में चेंज किया। England was a modern nation. Due to industrial revolution, capitalistic economy prevailed. Hence, they inculcated an economic system in India which was conducive to economic system in England. Due to this, Britishers gained economic benefit, but India started facing economic exploitation. अब क्या था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो, मैंने आपको पहले भी बताया, इंग्लैंड से थे और इंग्लैंड एक मॉडर्न देश था। इस कारण से वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था, ये हमने इसके पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ा है। और वहाँ पे कैपिटलिस्टिक इकनॉमी थी। कैपिटलिस्टिक इकनॉमी का मतलब क्या होता है कि ऐसी इकनॉमी थी जो वेलफेयर ऑफ पीपल की बात नहीं करती है, उन्हें लोगों की भलाई, लोगों का के लिए कुछ करना, इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। वहाँ के रूलर सारे मनी माइंडेड थे, उन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब था और इसीलिए वो एक ऐसा नया इकोनॉमिक सिस्टम हमारी कंट्री पे लेके आए जैसा सिस्टम उनकी कंट्री में इस्टेब्लिश था। उनकी कंट्री में कैसा सिस्टम इस्टेब्लिश था कि जो भी पैसा कंट्री पे आता था वो पैसा फिर से दोबारा ट्रेडिंग में लगा दिया जाता था और लोगों की वेलफेयर के लिए कोई भी पैसा गवर्नमेंट खर्चा नहीं करती थी। और इस कारण से ब्रिटिशर्स जो थे वो इकोनॉमिक बेनिफिट कंट्री में गेन कर रहे थे। इकोनॉमिक बेनिफिट कैसे गेन कर रहे थे? क्योंकि वो
जो भी पैसा कमा रहे थे या तो वो टैक्सेस से कमा रहे थे या तो ट्रेडिंग से कमा रहे थे, और जो भी पैसा उन्हें मिल रहा था वो फिर उससे दोबारा ट्रेडिंग में लगा दे रहे थे, तो कहीं ना कहीं सिर्फ उनका बेनिफिट हो रहा था, लेकिन इंडियंस का कम्प्लीटली इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, क्योंकि इंडियंस के वेलफेयर के लिए कोई भी पैसा यूज़ किया नहीं जा रहा था। और जो इंडियन ट्रेडर्स थे, कह सकते हैं शॉपकीपर्स थे, फार्मर्स थे, उन्हें कोई बेनिफिट नहीं था। यहाँ पे बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ कंपनी का था, तो इस कारण से बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था इंडियन सिटीजन्स का। तो यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर 2 ख़त्म होता है। आगे हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3 पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।